नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेनकाब रिश्ते। राघव ऑफिस से घर लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। वह अपनी पत्नी नैना को आवाज़ लगाने लगा। उसी समय नैना घर में दाखिल हुई, ये गाना गुनगुनाते हुए, तुमने पुकारा हमें हम चले आए। उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स की भरमार थी और चेहरे पर ऐसी चमक मानो उसने दुनिया ही जीत ली हो। भीतर ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति राघव ने उसे देखा तो उसकी भौवें तन गई। यह सब क्या है नैना, आज तुम फिर से शॉपिंग करने चली गई थी? राघव ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, लेकिन नैना तो बस अपनी खुशी में ही डूबी हुई थी। उसने बैग्स को टेबल पर रखा और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे चहकते हुए बोली, अरे राघव, तुम सोच भी नहीं सकते, आज तो ऐसी शानदार सेल लगी थी कि क्या बताओ। मुझे पता ही कहाँ था। वह तो आज किटी पार्टी से लौटते समय मिसेज वर्मा वहाँ सेल में ले गई। इतनी बढ़िया ड्रेसेस और एक से एक ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतनी कम रेट में मिल गए कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अब यह साड़ी देखो, बस आधे दाम में ही मिली और यह ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय वन गेट वन फ्री की थी, तो मैं खुद को मना ही नहीं कर पाई। नैना की बात सुनकर राघव ने अपना माथा पकड़ लिया, फिर गरजते हुए बोला, तुम्हारी यह फिजूल खर्ची कब खत्म होगी नैना? पहले भी तुम्हें समझाया था कि इन बेकार की चीज़ों पर पैसा मत बहाया करो, पर तुमने अक्ल पर तो पर्दा डाल रखा है। पति की डांट सुनकर नैना का उत्साह हल्का पड़ने लगा। उसने धीरे से कहा, पर राघव, तुमने मेरी सहेलियों को देखा कहाँ है? उनके इतने महंगे कपड़े, मैं उनके आगे तो एकदम फीकी लगती हूँ। कम से कम डायमंड की ज्वेलरी तो नहीं, अच्छी साड़ी तो पहन सकती हूँ। मुझे भी सजने संवरने का बहुत मन करता है। पार्टियों में तो सारे लोगों की नज़र मेरी सहेलियों पर ही टिकी रहती है। उसकी बात सुनकर राघव का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब सहेलियों की देखा देखी अपना घर बर्बाद कर दोगी? तुम बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, यह सब कौन देखेगा? तुम्हें अंदाज़ा भी है बच्चे एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं? एमबीए की फ़ीस कितनी ज़्यादा है? तुम्हारी यह फिजूल खर्ची मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। फिर नैना गुस्से से बोली, तो क्या अब मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खरीद सकती? अभी यह बहस चल ही रही थी कि नैना का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ उसके पिता महेश बाबूजी की आवाज़ आई, हेलो नैना बेटी। हाँ बाबूजी, कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? बेटा, तबीयत ठीक कहाँ रहती है, कई दिनों से सोच रहा था कि डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। नैना का दिल धक से रह गया। उसके माँ का पिछले साल देहांत हो चुका था। उसका कोई भाई भी नहीं था जो उसके पिता की देखभाल करता। नैना ने पिता की मुरझाई हुई आवाज़ सुनी तो उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। आप चाचा जी के बेटे सुमित से कहिए ना, वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। आखिर अपने ही तो ऐसे समय में साथ खड़े होते हैं। वह तो हमारे घर के पास ही रहते हैं। महेश बाबूजी ने हल्की खांसी के बीच जवाब दिया, बेटी, मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन सुमित तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसके मायके शादी में गया हुआ है। वह यहाँ नहीं है। अब तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। यह सुनकर नैना का दिल बैठ गया। उसने अपने पिता को हौसला देते हुए कहा, आप चिंता मत करें बाबूजी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। फ़ोन रखते ही नैना के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने राघव की ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, सुनिए, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा जी के घर पर भी इस समय कोई नहीं है जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। इस पर राघव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो नैना बोली, लगता है हमें उन्हें यहीं ले आना चाहिए। गांव में वे बिल्कुल अकेले हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नैना चिंता में थी। उसकी बात सुनकर राघव पल भर के लिए चुप रह गया, लेकिन
उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई। अब एक और खर्चा, उसने सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। वह क्या है ना नैना, मौसम ही ऐसा चल रहा है। हल्की फुल्की तबीयत खराब होना तो आम बात है। ऊपर से पॉल्यूशन भी कितना बढ़ गया है, खासकर हमारे शहर में। अगर बाबूजी यहाँ आएंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। वैसे भी क्या पता उन्हें यहाँ अच्छा लगे या नहीं। गांव की खुली हवा, अपना माहौल, वहाँ वह ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। क्यों उन्हें बेवजह परेशान करे। मुझे लगता है उनके लिए गांव में रहना ही सही रहेगा। नैना राघव की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। बाबूजी की तबीयत के बारे में सोच समझकर वह बार बार परेशान हो रही थी। उसकी यह बेचैनी राघव से छिपी नहीं रही। थोड़ी देर बाद राघव बोला, नैना ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारे बाबूजी की चिंता नहीं है। बुढ़ापे में तो यह सब चलता ही रहता है। तुम उनसे फ़ोन पर हाल चाल पूछती रहना। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगे तो तुम ही कुछ दिनों के लिए उनके पास गांव चली जाना। राघव की बात सुनकर नैना ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहर के वातावरण में उनकी तबीयत कहीं और न बिगड़ जाए। जरूरत पड़ेगी तो वहाँ चलकर उन्हें दवाई दिलवा देंगे। 2-4 दिनों के बाद एक दिन सुबह सुबह नैना ने फ़ोन किया, बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? अब उसने पूछा तो बाबूजी ने धीरे से कहा, बेटी अब भी तबीयत वैसी ही है, दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सोच रहा हूँ किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दूँ, लेकिन अकेले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम दोनों आ जाते तो अच्छा होता। यह सुनकर नैना का दिल भर आया। उसने पिता को ढाढ़स देते हुए कहा, आप चिंता मत करें बाबूजी, मैं बात करती हूँ और कुछ इंतजाम करती हूँ। फ़ोन रखने के बाद नैना सीधा राघव के पास गई। राघव, बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गांव आए और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। राघव सोच में पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। नैना, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनकी नैना, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनकी फ़िक्र है, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है। उनसे कहो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई ले ले। गांव में भी अब अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, उन्हें वहीं इलाज करवाने दो। नैना चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई में काम करने चली गई। नैना के रसोई में जाने के बाद राघव अखबार को झल्लाकर टेबल पर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने ही लगा। हद हो गई, इसके बाबूजी तो रोज ही बीमार हुए रहते हैं, हर दूसरे दिन फ़ोन करके बुलाने लगते हैं। क्या हमारे पास इतना फालतू समय है कि आए दिन उन्हें डॉक्टर को दिखाने जाते रहें? अगर तबीयत खराब है तो अपने आप ही डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं चले जाते? हर बार हमें क्यों परेशान करते हैं? इनके कहने पर नैना भी उन्हें यहाँ लाने की रट लगा देती है या मुझे वहाँ चलने को कहती है। अरे अगर वह बीमार है तो मैं क्या करूँ? क्या मैंने ठेका ले रखा है इसके बाबूजी का? बिना नाश्ता किए गुस्से में राघव अपने ऑफिस के लिए निकल गया। नैना उदास सी बैठी सोफे पर बैठी थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नैना ने दरवाज़ा खोला। सामने उनकी किराएदार पलक खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। भाभी जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है, सोचा आपका भी मुंह मीठा कर देती हूँ। पलक ने मुस्कुराते हुए कहा। नैना ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ वो लड्डू ले लिए और पलक को थैंक यू कहा, लेकिन उसके चेहरे से खुशी कहीं गायब थी। पलक ने तुरंत उसकी उदासी भांप ली। भाभी जी क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो नैना ने उदासी भरे चेहरे के साथ कहा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर पलक थोड़ा चिंतित हो गई। क्या हुआ? उन्हें बस क्या बताऊं, डायबिटीज़ के मरीज़ तो वह पहले से ही हैं। अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने राघव से कहा था कि चलकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं,
लेकिन उनके पास समय ही कहाँ है। यह सुनकर पलक ने सहानुभूति से नैना की ओर देखा। भाभी, फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी। उसी समय पलक का पति पीयूष बाजार से लौट आया। उसे देखते ही पलक बोली, अरे पीयूष, आप सही समय पर आ गए। देखिए ना, भाभी जी कितनी परेशान हैं। इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और राघव भाई साहब के पास समय नहीं है उनके पास जाने का। और आप जहाँ जा रहे हैं रास्ते में भाभी जी का गांव पड़ेगा, तो आप छोड़ क्यों नहीं देते। अरे, यह कोई पूछने की बात है, घर तक छोड़ दूंगा। चलो पलक, तुम भी तैयार हो जाओ, भाभी के साथ हम इन्हें गाड़ी से छोड़ देंगे। नैना यह सुनकर थोड़ा चौंकी। उसने झिकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। तो पीयूष ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। अंकल वहाँ परेशान हो रहे होंगे, उनकी तबीयत खराब है, तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम तो एक ही परिवार की तरह हैं। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। नैना ने उनकी बात सुनकर दिल ही दिल राहत महसूस की। पीयूष ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और कहा, तो चलिए भाभी जी, अभी निकलते हैं, देर वरना हो जाएगा। नैना ने पलक और पीयूष का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी कभी मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं करते। गाड़ी में बैठी हुई नैना ने मन ही मन सोचा। गांव पहुँचने के बाद पीयूष नैना के पिता महेश बाबू को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और पेट में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, यह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अस्पताल में से वापस आने के बाद नैना 2 दिन के लिए अपने पिता के पास ही रुक गई। भाभी जी, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बताइए, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। इतना कहकर पीयूष और नैना घर वापस लौट आए। तीसरे दिन नैना गांव से लौटकर घर आई तो रात के 8 बज रहे थे। थकी हुई सी वह अंदर आते ही बेड पर लेट गई। राघव ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे देखते ही उसने औपचारिकता से पूछा, तो पिता की तबीयत कैसी है। नैना ने कहा, अब ठीक है, उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया था। खाने में परहेज भी तो नहीं करते ना। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस की भागदौड़ में उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और उनकी तबीयत बिगड़ गई, बासी खाना खा खा कर। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, सालों से जो उनका कोर्ट केस चल रहा था उसका फैसला उनके हक में आया है। केस? कौन सा केस? राघव ने तुरंत चौंकते हुए पूछा। तो नैना ने कहा, अरे वही उनकी ज़मीन का केस, याद है, जो पिछले कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने वह केस जीत लिया। राघव के हाथ से चाय का कप लगभग गिरने ही वाला था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, क्या वही ज़मीन जो हाईवे के साथ लगती थी? नैना ने सहजता से जवाब दिया, हाँ वही ज़मीन। बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। राघव ने हैरानी से कहा। तो नैना बोली, उसकी कीमत करीब 4 करोड़ हो चुकी है। पिताजी उसे बेचने का सोच रहे हैं। राघव को जैसे अचानक ही किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक विचित्र खुशी की झलक आ गई। वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कुछ कहा कि वह इस पैसे का क्या करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा, और वैसे भी जब शरीर ही साथ न दे तो पैसा भी किस काम का। राघव ने अपनी चाय का कप नीचे रखते हुए गंभीरता का दिखावा करते हुए कहा, हाँ बात तो सही है। ऐसे बड़े फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आखिर यह संपत्ति उनकी मेहनत की है। राघव के दिमाग में जैसे खलबली सी मच गई। वह दिखाने को भले ही सामान्य बन रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत बेचैन हो उठा था कि कहीं नैना के चाचा का बेटा सुमित उसके ससुर को अपने पक्ष में करके ज़मीन हथिया न ले। आखिरकार मेरी पत्नी नैना अपने पिता की इकलौती बेटी है और उस ज़मीन पर हमारा ही हक बनता है।
मन ही मन वह सोचता जा रहा था और रात को जब सोने गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो राघव बोला, नैना, तुम्हारे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब उन्हें अकेले वहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा? अरे क्या बात है, आप सुबह चाय मांगने की बजाय मेरे पिता का हालचाल पूछ रहे हैं। क्या है ना, आखिर वह हमारे बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि चल कर उनसे मिल आते हैं, पर आपको ही ऑफिस के काम ज़्यादा ज़रूरी लगते थे। अरे नैना, मुझे कहाँ पता था कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अब तुमने आकर बताया तो अब सोचता हूँ कि उन्हें यहीं ले आते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छी देखभाल कर पाएंगे। राघव की बात सुनकर नैना संशय में पड़ गई। फिर बोली, अरे लेकिन आपने ही कहा था कि गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। वैसे तो आपकी बात ठीक थी। हमारे शहर में तो प्रदूषण ही इतना है कि अच्छा भला इंसान भी बीमार हो जाए, और फिर उनका दिल भी यहाँ लगेगा या नहीं कौन जाने। 2-3 दिन के बाद सुमित तो अपने घर पहुँच ही जाएगा, फिर वह लोग उनका ध्यान रख लेंगे। अरे तुम भी ना नैना, आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हम क्यों दूसरे पर निर्भर रहे? मैं कहता हूँ उन्हें यहीं ले आते हैं। नैना को राघव की बात में थोड़ा दम लगा। वह सोच में पड़ गई। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ रहेंगे तो हमारी नज़रों के सामने रहेंगे और हम हर तरह से उनका ख्याल रख पाएंगे। हाँ, कल तुम उन्हें फ़ोन करके बता देना कि हम इस रविवार को उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब नैना की आँख खुली तो उसने देखा कि राघव पहले से ही तैयार होकर बैठा था। यह देखकर नैना चौंक गई। उसने उठते ही पूछा, अरे आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? नहीं नैना, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ले ली है। नैना और भी तो हैरान हो गई। छुट्टी क्यों? क्या कोई खास बात है? हाँ नैना, हम आज ही गांव जा रहे हैं पिताजी को लेने। लेकिन राघव, हमने तो रविवार को जाने का सोचा था, आज अचानक से। तो राघव बोला, हाँ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। उनके सेहत का सवाल है और इस मामले में किसी तरह की देरी या लापरवाही नहीं कर सकता। और नैना, तुम्हारे चाचा का बेटा सुमित कितना चालबाज है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता के पास जो ज़मीन है उन्हें बहला फुसला कर बड़ी आसानी से अपने कब्जे में ले लेगा और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। यह बात सुनकर नैना कुछ सोचते हुए बोली, हाँ बात तो ठीक है सुमित, पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। तो नैना, तुम अभी उन्हें फ़ोन करो और उन्हें बता दो कि हम आज ही आ रहे हैं। नैना ने अपने बाबूजी को फ़ोन लगाया तो उसकी बात सुनकर बाबूजी बोले, लेकिन बेटी वहाँ क्यों आना? मेरी तबीयत अब बेहतर है, मैं यहीं ठीक हूँ। नैना परेशान होकर बोली, बाबूजी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? शहर में आपके साथ रहने से हम आपकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। उसी समय राघव ने फ़ोन नैना के हाथ से ले लिया और बड़े अधिकार से बोला, बाबूजी अब मैं आपकी कोई दलील नहीं सुनूंगा। अब आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, यह फैसला हो चुका है। बाबूजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे बेटा, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। लेकिन मुझे सच में यहीं सुकून मिलता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल, सब कुछ यहाँ अपना सा लगता है। राघव भावुक अंदाज में बोला, लेकिन पिताजी आप नहीं जानते कि यहाँ नैना और मुझे आपकी कितनी चिंता है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को संतुष्टि मिलेगी। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए यह सब नहीं करता? राघव की दलीलों के सामने महेश बाबूजी की एक न चली। आखिरकार उन्होंने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। शाम के समय राघव और नैना महेश बाबूजी के साथ घर लौटे।
राघव ने गाड़ी रोककर कहा, नैना तुम गेट खोलो, मैं पिताजी को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद करता हूँ। गाड़ी से निकलकर नैना ने डोर बेल बजाई तो उनकी किराएदार पलक की आवाज़ आई, भाभी बस आई। इतने में राघव ने महेश बाबूजी का हाथ थामे गाड़ी से बाहर निकलने में मदद की। पलक ने जल्दी से गेट खोला और नैना के पिता को देखकर तुरंत हाल चाल पूछा। फिर नैना से बोली, यह तो बहुत अच्छा किया आपने भाभी जी, जो अंकल जी को यहाँ ले आए। महेश जी के आने के बाद घर का माहौल खुशनुमा था। नैना सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती और राघव शाम को ऑफिस से लौटकर उनके साथ बैठकर बातें करता। महेश बाबूजी की भी वहाँ आकर खुश थे। एक शाम जब सब लोग चाय पी रहे थे तो राघव मुद्दे की बात पर आया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बाबूजी सच कहूँ तो आपके यहाँ आ जाने के बाद घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। ईश्वर का दिया सब कुछ है घर में। बड़े बुजुर्गों की कमी थी, वह भी पूरी हो गई। बस एक ही बात है जो कभी कभी परेशान करती है। महेश जी ने चौंक कर पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हाँ बाबूजी, लेकिन यह घर आजकल के ज़माने में थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चों के दोस्त जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को उन्हें इस घर में लेकर आने में भी शर्म महसूस होती है। उनके दोस्तों के घर बड़े और मॉडर्न हैं, तो तुलना करते हुए उन्हें यह घर थोड़ा साधारण लगता है। अगर घर किसी पॉश इलाके में होता और थोड़ा आधुनिक तरीके का बना होता तो बात ही कुछ और होती। आज के समय में तो प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। अगर हमें अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा घर लेना हो तो अच्छी खासी रकम चाहिए होगी। महेश बाबूजी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। आजकल एक एक चीज़ का खर्चा बढ़ गया है। यही तो बात है बाबूजी। और अगर नया घर लेते भी हैं तो घर भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी होनी है, उन्हें भी अपने लिए अलग कमरे चाहिए होंगे। सब कुछ कैसे होगा समझ नहीं आता। महेश बाबूजी राघव की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो बेटा इसमें चिंता वाली क्या बात है, जो भी मदद चाहिए तुम मुझे बताओ। यह बात सुनते ही राघव की तो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए वो मायूसी भरे स्वर में बोला, बाबूजी इतनी आसान नहीं है यह बात, यह करोड़ों का मामला है। बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास जो कुछ है आखिर तुम्हारा ही तो है। गांव की ज़मीन बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वह सब तुम्हारे और नैना के लिए ही है। उस ज़मीन को बेचने पर लगा देते हैं। यह सुनकर राघव ने अपनी खुशी छिपाते हुए नैना की ओर देखा और कहा, बाबूजी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्दी ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर देखना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से राघव और नैना ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटी में नए घर देखने की कवायद शुरू कर दी। वे बड़े बड़े फ्लैट्स और आलीशान घर देखने गए। आखिरकार उन्हें एक बड़ा आलीशान मकान पसंद आ गया। एक दो दिन में सौदा पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोच कर राघव और नैना बहुत खुश थे। शुरू में तो नैना और राघव महेश बाबूजी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनकी तबीयत के प्रति लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। एक दिन महेश बाबूजी आंगन में चारपाई पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। नैना किचन से बाहर आई और बोली, क्या पिताजी आपने दवाई समय पर नहीं खाई क्या? महेश बाबूजी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटी, दवाई खत्म हो गई है। मैंने राघव से कहा था, लेकिन शायद वह लाना भूल गया। इतने में राघव अंदर से बाहर आया और बात सुनकर कहने लगा, अरे पिताजी माफ़ करना, मैं दवाई लाना भूल गया। ऑफिस का काम इतना था कि ध्यान ही नहीं रहा। महेश बाबूजी ने हल्की खांसी के बीच कहा, ठीक है बेटा,
दवाई बाद में लाना, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वह एक बार देख लेगा तो सही दवाई लिख देगा। लेकिन राघव ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, बाबूजी, अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। हमें बैंक जाना है नए मकान की डील पक्की करने के लिए। जो एडवांस रकम देनी है उसके लिए एफडी तोड़वानी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, शाम तक मैं दवाई ला दूंगा। महेश बाबूजी ने थकी आवाज़ में कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस पर नैना ने जल्दी से कहा, बाबूजी, हमें बैंक में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप थोड़ा आराम करो, हम जल्दी आ जाएंगे। राघव ने गाड़ी स्टार्ट की और नैना के साथ बैंक के लिए निकल गया। महेश बाबूजी अकेले खांसते हुए वहीं चारपाई पर लेटे रहे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। महेश बाबूजी के खांसने की आवाज़ सुनकर पलक बाहर निकली और सीढ़ियों से उतर कर नीचे आई। महेश बाबूजी की ऐसी हालत देखकर वह घबरा गई और बोली, अंकल जी, आपकी हालत तो ज़्यादा खराब लग रही है, भैया और भाभी कहाँ हैं? तो महेश बाबूजी बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाए, बैंक गए हैं किसी काम से। पलक ने तुरंत अपने पति को बुलाया, पीयूष, अंकल की हालत ठीक नहीं है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। महेश बाबूजी ने विरोध किया, नहीं बेटी, परेशान मत हो, राघव और नैना आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन इतनी देर में कहीं तबीयत और ज़्यादा खराब न हो जाए। आपका इन्हेलर कहाँ है? वह लेने से खांसी ठीक हो जाएगी। पलक ने कहा तो महेश जी बोले, बेटी, वह तो खत्म हो गया है, राघव को कहा था पर वह लाना भूल गया। पलक ने पीयूष को फ़ोन करके कहा तो पीयूष आते हुए महेश जी का इन्हेलर ले आया। थोड़ी देर में ही उन्हें खांसी में राहत मिली तो पीयूष बोला, अंकल जी, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ऐसी हालत में सिर्फ इन्हेलर से काम नहीं चलेगा। महेश बाबूजी ने संकोच से कहा, लेकिन बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है, और नैना आती ही होगी, वह खुद मुझे ले जाएगी। अंकल, आप हमें गैर क्यों समझते हैं, हम भी तो आपके बच्चों जैसे ही हैं। कहते हुए पीयूष ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। महेश जी ने पलक और पीयूष को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। बेटी दामाद के घर रहते हुए महेश बाबूजी का हर दिन पहले जैसा ही कट रहा था, बिना देखभाल, बिना सहारा के। राघव और नैना अपनी ही दुनिया में मस्त थे। जब भी महेश जी किसी काम के लिए राघव को कहते तो हमेशा टाल देता, बाबूजी, अभी टाइम नहीं है, कल ऑफिस से आते हुए ले आऊँगा। यह जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब महेश बाबूजी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। नैना भी अब उनके प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वह या तो किसी किटी पार्टी में रहती या शॉपिंग में, घर पर होती तो फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती। आज सुबह के 11 बज रहे थे। यूँ तो नैना राघव के जाने के बाद अपने पिता को नाश्ता दे देती थी, लेकिन आज वह अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी। महेश बाबूजी ने चारपाई पर लेटे हुए आवाज़ दी, नैना, बेटी, नाश्ता दे दो। नैना अंदर फ़ोन पर बात करने में व्यस्त थी। तुझे पता है हमने जो घर लिया है वो कितना शानदार है, एक एक चीज़ मेरे पसंद की है। किटी पार्टी पर जितनी भी लेडीज़ अपने आप को हाई सोसाइटी की समझती हैं, सब की सब मेरा घर देखकर जल भून जाएंगी। महेश जी ने फिर आवाज़ लगाई, बेटी सुन रही हो? लेकिन नैना की बातों में वो आवाज़ कहीं खो गई। महेश जी बाहर आंगन में ही लेटे हुए थे, इसीलिए उनकी आवाज़ ऊपर तक जा रही थी। पलक उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आई। नमस्ते अंकल, सब ठीक है ना? आपने नाश्ता किया नहीं? बेटी नैना को कह रहा था, शायद वह बिजी है। पलक ने अपना नाश्ता उन्हें परोसा और महेश जी के पास ले आई। अंकल, अब आप यह खाइए, और आपकी दवा कहाँ रखी है? डाइनिंग टेबल पर होगी, ला दोगी तो ले लूँगा। पलक ने तुरंत दवाई लाकर दी और पानी का ग्लास थमाया।
महेश जी ने भावुक होकर कहा, बेटी तो हमेशा मेरी मदद करती हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अक्सर पीयूष भी महेश जी के पास थोड़ी देर आकर बैठ जाता था, उनका हाल चाल पूछ लेता। अब तो दवाई खत्म होने पर महेश जी पीयूष को ही फ़ोन करके अपनी दवाई मंगवा लिया करते थे और पीयूष के मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में दवाई के पैसे ज़बरदस्ती थमा देते थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। राघव और नैना अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने को बेताब थे। रजिस्ट्री का दिन भी नज़दीक आ रहा था और दोनों बेहद उत्साहित थे। एक शाम को जब राघव ऑफिस से घर लौटा तो नैना ने झूमते हुए कहा, सुनिए, अब हम अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बढ़िया सी गाड़ी भी लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदायक और शानदार होना चाहिए। हमारे रिश्तेदार, आपके दोस्त, मेरी सहेलियाँ, सब लोग घर देखने आएंगे तो सबसे अच्छा दिखना चाहिए ना। तो राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात तो है नैना, वैसे तुम्हारे पिताजी को 4 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उनमें से हम तो सिर्फ ना 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, बाकी पैसे तो अब भी बच रहे हैं। उन पैसों से हम बहुत आरामदायक फर्नीचर और एक लग्जरी गाड़ी खरीद सकते हैं। नैना ने खुशी खुशी हामी भरी। वैसे भी पिताजी इस उम्र में करेंगे क्या इतने पैसों का, और क्या उन्हें तो बस घर में आराम करना है, हम सब संभाल लेंगे। वही 1-2 दिन से महेश बाबूजी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनका दिल भारी महसूस हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री का काम होना था। नैना और राघव दोनों बहुत उत्साहित थे। राघव ने महेश बाबूजी से कहा, बाबूजी जल्दी कीजिए, आज ज़मीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। महेश बाबूजी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दिल भारी भारी सा लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह सुनकर राघव के मन में एक गुस्सा उभरा, लेकिन उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, बाबूजी आज जाना ज़रूरी है, नहीं तो ज़मीन की रजिस्ट्री की डेट आगे के लिए टल जाएगी, और जब तक ज़मीन की रजिस्ट्री करवा कर पैसे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। नैना ने भी कहा, हाँ बाबूजी, आज तो जाना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठकर ही तो जाना है, आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए, सारा काम हो जाने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। महेश बाबूजी ने दुखी होकर कहा, बेटी मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन अब तो मुझे उठने तक की भी हिम्मत नहीं है। फिर भी राघव और नैना ने जिद पकड़ी और राघव ने ज़बरदस्ती उन्हें गाड़ी में बिठा दिया। वे दोनों कचहरी के लिए निकले, यह कह के कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, तब तक गाड़ी में बैठिए। लेकिन समय बढ़ता गया और वह दोनों वापस नहीं आए। महेश बाबूजी का दम घुट रहा था। उन्होंने 1-2 बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। महेश जी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे साहस जुटाकर पीयूष को फ़ोन कर दिया। उनकी आवाज़ काँप रही थी, पीयूष बेटा, मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है, मेरा दम घुट रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। पीयूष के कानों में यह सब गूंजते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई। उसने तुरंत फ़ोन काटा और बिना समय गंवाए ऑफिस से निकल पड़ा और महेश बाबूजी द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। महेश बाबूजी की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वह उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। इधर जब राघव और नैना महेश बाबूजी को लेने के लिए बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। महेश बाबूजी गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था।
वे दोनों पसीने से तरबतर हो गए। पिताजी की चिंता से ज़्यादा उन्हें इस बात की चिंता थी, अगर आज पैसे हाथ में ना आए तो नए मकान की रजिस्ट्री में और वहाँ शिफ्ट होने में और भी देरी हो जाएगी। उसी समय राघव के पास पीयूष का फ़ोन आया और सारी बात बताते हुए उसे जल्दी अस्पताल पहुँचने को कहा। इतनी बात सुनते ही राघव गुस्से से विप्र हुए चिल्लाने लगा, पीयूष, आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? बाबूजी को अस्पताल ले जाकर तुम हीरो बनना चाहते हो क्या? तो पीयूष बोला, लेकिन अंकल की हालत इतनी ख़राब थी कि एक पल भी देरी होती तो जानलेवा हो सकती थी। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज़्यादा रजिस्ट्री की परवाह है? राघव अब तैस में आ चुका था। हाँ, परवाह है, सिर्फ तुम्हारे कारण आज हमारा काम बनते बनते रह गया। तुमने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। इधर चेकअप के बाद जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर पीयूष हैरान रह गया। महेश बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने बताया अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 5 दिन के इलाज के बाद महेश बाबूजी अस्पताल से घर लौट आए थे। उनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, परंतु जब तक अस्पताल में रहे पीयूष ने उनकी देखभाल की, क्योंकि राघव को तो कोर्ट कचहरी से ही फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें पूरी देखभाल और आराम की ज़रूरत है, लेकिन नैना और राघव के लिए यह सब सिर्फ सुनने की बातें थी। उनके दिमाग में केवल उनका नया मकान और उससे जुड़े काम ही घूम रहे थे। महेश जी के घर आ जाने के बाद पीयूष और पलक ने कोई और मकान किराए पर लेकर वहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। राघव को रजिस्ट्री की तारीख खिसकानी पड़ी थी, जिस कारण उसके चेहरे पर हर वक्त खीज और नाराज़गी झलकती रहती। एक दिन रजिस्ट्री की नई तारीख तय होने के बाद राघव ने कहा, बाबूजी, अब हर हाल में यह काम निपटाना है, इस बार कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। नैना ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। महेश बाबूजी को उनका यह व्यवहार देखकर बड़ी हैरानी हुई। काफ़ी देर वह सोच विचार में बैठे रहे, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है। कुछ ही दिनों में ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई। घर पहुंचकर महेश बाबूजी ने राघव और नैना को अपने पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है कि ज़मीन से आई रकम में से करोड़ों रुपए मैं तुम्हारे मकान के लिए दे दूं, बाकी मेरे पास ही रहेंगे। यह सुनकर राघव ने तुरंत कहा, लेकिन बाबूजी, हमें तो मकान के लिए फर्नीचर, इंटीरियर और एक लग्जरी गाड़ी भी चाहिए। यह सब भी तो इसी रकम से होना था। बेटा, मैंने तुम्हारे मकान के लिए जो देना था दे दिया। यह पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। इन पैसों का मुझे क्या करना है वह मुझे ही तय करने दो तो बेहतर होगा। अब यह सब बातें चल ही रही थी कि पीयूष और पलक अंदर आए। आपने बुलाया अंकल जी? हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी थी, आओ बैठो। महेश बाबूजी ने अपनी बात शुरू की। पीयूष बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। हर पल सिर्फ अपनी बेटी और परिवार की खुशियों के लिए जिया, लेकिन अब मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ नज़र तो धुंधली हो जाती है, लेकिन रिश्तों का झूठ और सच साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैंने अपनी ज़मीन बेचकर जो 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, उनमें से 2 करोड़ मैंने राघव और नैना के मकान के लिए दे दिए। बाकी के 2 करोड़ के लिए मैंने फैसला कर लिया है। अब बाकी के पैसों को मैं अपने पास रखूँगा। एक पिता भला अपनी बेटी के घर पर कब तक रुकेगा? इसीलिए मैंने तय किया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो नैना बोली, लेकिन बाबूजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? नहीं बेटा, मैं गांव में नहीं रहूँगा। मैंने फैसला किया है कि मैं पीयूष और पलक के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरे कोई बेटा और बहू तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बेटे बहू की तरह मेरी सेवा की है। उनकी बात सुनकर पीयूष और पलक की आंखों में आंसू आ गए। महेश बाबूजी ने अपनी बात जारी रखी। इन दोनों ने
मेरे लिए जो कुछ भी किया उसका एहसान मैं पैसों से तो नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया है कि ज़मीन से आए बाकी के पैसों पर इन दोनों का ही हक होगा। अब यह लोग किसी किराए के मकान में नहीं, अपने खुद के घर में रहेंगे। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी इन दोनों का ही हक होगा। जल्दी मैं अपनी वसीयत करवा दूंगा। यह बात सुनकर पीयूष हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, यह जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इन सब के बीच पैसों को मत लाइए। हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से आपकी सेवा करनी शुरू की है तब से ऑफिस में मेरा तरक्की होता जा रहा है। मैं जान गया हूँ बड़े बुजुर्गों का सेवा जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पीयूष की बात सुनकर महेश जी का दिल गदगद हो उठा, लेकिन फिर भी उन्होंने जो फैसला कर लिया था वह उसी पर अटल थे। राघव और नैना के चेहरे पर जैसे कालिक सी पुत गई। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन महेश बाबूजी के सख्त स्वर ने उन्हें चुप करा दिया। राघव और नैना, तुम दोनों शायद यह नहीं समझ पाए कि रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। पीयूष ने मुझे उस समय सहारा दिया जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और पलक ने एक बेटी की तरह मेरी देखभाल की। यह पैसे अब उनके ही हैं और इस बात पर अब और कोई बहस नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा चुका था और महेश जी वहाँ से उठकर अपना सामान पैक करने चले गए थे। तो दोस्तों, आपको यह आज की कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।